Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine. We are studying in our हिंदी गद्य पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल। कल मैंने ये चैप्टर शुरू किया था और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें आप इस चीज़ का ध्यान देंगे कि ये एक टफ चैप्टर है, तो इसकी एक रीडिंग आप ज़रूर से लगाएंगे, जिससे कि मेरे साथ साथ ही जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ वैसे वैसे बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए आपका ये चैप्टर तैयार हो जाए। तो आई होप सो कि आपने 2 पैराग्राफ्स पढ़े होंगे। लेट अस स्टार्ट आवर थर्ड पैराग्राफ। भारतीय साहित्य में और इसीलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौ कुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णा वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। कल मैंने आपको इस चैप्टर में बताया कि जो कालिदास के समय इस अशोक के फूल का साहित्य में बहुत महत्व था, और चूँकि ये अशोक के फूल जो चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है या जो निबंध है, ललित निबंध है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। ये ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उस समय को ध्यान में रख कर के लिखा है जिस समय की अशोक के फूल भारतीय समाज में बहुत उच्च और महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करते थे। और अशोक के फूल लिखने के पीछे उनका मुख्य मकसद भी यही है कि उनका ये दुख है जो ये दृष्टिगत कराता है या ये हमारा ध्यान इस ओर ले जाता है कि अशोक के फूल को आज भारतीय समाज और जनमानस ने आधुनिक जीवन शैली और बदलती मान्यताओं में बिल्कुल एक नगण्य स्थान दे दिया है, जबकि कभी अशोक के फूल बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे भारतीय समाज के लिए। उसी बात को यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य में और भारतीय समाज में भी इस पुष्प का जो प्रवेश है और जो निर्गम है वो दोनों ही बहुत विचित्र नाटकीय व्यापार है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी तेज़ी से, जैसे एक नाटक में क्या होता है कि एक नाटक का दृश्य हमारे सामने अचानक से उपस्थित होता है और नाटक समाप्त हो जाता है, तो वो पूरी कथा वस्तु भी वास्तविक नहीं रह जाती है। जब नाटक होता है, जब स्किट होती है ना, स्कूल में जब स्किट होती है तो क्या होता है, स्कूल में जब स्किट होती है तो आप जो है वो पूरी तरह से, जब स्किट अच्छी होती है तो आप पूरी तरह से उस नाटक के मंचन को देखते हैं और पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। लेकिन जब स्किट खत्म हो जाती है तो अचानक से वो स्टोरी खत्म हो जाती है और आपको कभी कभी एकदम ब्लैंक नजर आता है कि अब ये स्किट खत्म हो गई है ना। तो इसी तरह से जो अशोक के फूल का प्रवेश था साहित्य में और उसका चला जाना, वो एक अजीब, एक अलग से नाटक की तरह है कि अचानक से अशोक के फूल जो हैं वो भारतीय साहित्य और भारतीय समाज में आए और फिर अचानक से वो गायब भी हो गए। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष के में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। वो ये कह, अब यहाँ पर आपका प्रसंग थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक यहाँ पर इसी बात को कहना चाह रहे हैं कि जो अशोक के वृक्ष की महिमा मंडन पहले समय में भारत में हुई थी या साहित्य में, भारतीय साहित्य में हुई थी, वो उसके बाद के जो
उसके बाद का जो सल्तनत काल था या जो सामंती व्यवस्था थी उसमें उसको जिस प्रकार से भुला दिया गया उसी का चित्रण या उसी का प्रस्तुतिकरण उन्होंने इस पैराग्राफ में किया है। और वो क्या कह रहे हैं कि कालिदास ने अपनी काव्य कृतियों में जिस काव्य शोभा को निर्मित किया और जिसका प्रभावपूर्ण वर्णन किया, हम ये नहीं कह सकते कि कालिदास के पहले किसी भी कवि को अशोक के फूल का नाम नहीं पता था। यहाँ पर उनके ये कहने का मतलब ही यही है कि कालिदास के पहले और कालिदास के बाद भी कवियों ने इस फूल को जो एकदम नगण्यता प्रदान की, जो उसका नाम भी नहीं लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कालिदास के पहले या उनके बाद भी कालिदास ने जिस प्रकार से उसका वर्णन किया उसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने भी अशोक के फूल को ना जाना हो। फिर वो क्या कह रहे हैं कि परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौ कुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहा था। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है बेटा? इसका यही मतलब निकल करके आता है कि यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहना चाहते हैं कि कालिदास ने जो अपनी काव्य कृतियाँ थी उनमें अशोक के वृक्ष की शोभा और सुकोमलता का या सुकुमारता का जिस प्रकार से वर्णन किया है और प्रभावपूर्ण वर्णन किया है, जिससे अशोक के वृक्ष को भारतीय संस्कृति में एक अलग ही पहचान प्राप्त हुई, तो इसके पहले ये वृक्ष वास्तव में प्रायः गुमनाम ही था और उसका जो वास्तविक परिचय है वो कालिदास ने ही अपनी कृतियों में प्रस्तुत किया है। वो लिख रहे हैं कि उस प्रवेश में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं उसमें आगे, वो कह रहे हैं कि उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कालिदास के पहले ये वृक्ष जो गुमनाम था वो गुमनाम तो था, क्यों गुमनाम था इसका कुछ भी पता नहीं चल पाता है, लेकिन कालिदास ने जो परिचय अशोक के फूल का हमारे भारतीय साहित्य और भारतीय समाज को दिया वो वास्तव में ही तारीफ के काबिल है, क्योंकि उसका वास्तविक परिचय कालिदास ने ही अपनी कृतियों में प्रस्तुत किया। और कालिदास ने उसका जो परिचय दिया या परिचय प्रस्तुत किया वो उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से नए घर और नए परिवार में प्रवेश करने वाली जो नववधू होती है, जो सुंदर दुल्हन जब घर में प्रवेश करती है तो जो उसकी सुंदरता है, उसकी गरिमा है और उसकी पवित्रता और सुकुमारता है, उसका परिचय जिस प्रकार से एक घर में दिया जाता है कि जब नई दुल्हन प्रवेश करती है तो बहुत सुंदर लगती है, उसका एक गरिमामय व्यक्तित्व रहता है, वो पवित्र होती है और सुकुमार होती है। उसी प्रकार से कालिदास ने भी इन अशोक के फूलों का परिचय अपने काव्य में दिया। गॉट इट? और फिर वो कह रहे हैं कि नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, लेकिन फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। और फिर वो कह रहे हैं लेकिन जो बाद की मुसलमानी सल्तनत काल आया, सामंती व्यवस्था आई, उसको जिस प्रकार से उन्होंने भुला दिया अशोक के फूल का, आगामी जो आने वाली पंक्तियां हैं उसमें इसी का वर्णन है। तो वो क्या कह रहे हैं कि यह जिस गरिमा, जिस पवित्रता, जिस सुकुमारता और जिस सुंदरता से अशोक के फूल ने साहित्य में प्रवेश किया, उस समाज में अशोक की जो मान और प्रतिष्ठा थी वो चरमोत्कर्ष पर थी, एकदम उत्कर्ष पर समाज में अशोक के फूल को चरम स्थान प्राप्त था। और इसके पश्चात देश में जो मुसलमानी सल्तनत की स्थापना हुई, तो जब मुसलमानी सल्तनत की स्थापना हुई तो उससे अशोक की महिमा को एक ऐसी क्षति हुई जिसको अपूर्णीय क्षति आप कह सकते हैं, जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता। और देखते ही देखते जो अशोक के मनमोहक फूल थे, उन फूलों की प्रतिष्ठा को साहित्य के सिंहासन से चुपचाप जो है वो उतार दिया गया। अर्थात इसका मतलब क्या है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों में कि
नाम तो बाद में भी लोग लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला था वह अपूर्व था। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब सल्तनत काल में के साहित्य से अशोक और उसके जो पुष्प थे वो जब बिल्कुल विलुप्त हो गए तो किसी को इसका पता तक ना चला। यद्यपि उसका जो नामोल्लेख है, उसका जो वर्णन है वो बाद में भी साहित्य में होता रहा, लेकिन उसी प्रकार से जैसे कि महात्मा बुद्ध और विक्रमादित्य का नामोल्लेख यत्र तत्र होता था। जब हम आप भारतीय साहित्य को पढ़ते हैं, भारतीय संगीत को पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं, तो बेटा हम ये देखते हैं कि जो भारतीय साहित्य है उसमें जो नामोल्लेख है महात्मा बुद्ध का या विक्रमादित्य का जो वर्णन है वो यत्र तत्र कभी कभार कहीं कहीं पर हम लोग उनका नाम लेते हैं। तो इसी प्रकार से अशोक के फूल का भी वर्णन कहीं कहीं हमारे साहित्य में मिलता है। उसके बाद कालिदास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये भी कहना चाहते हैं कि अशोक के फूल को जो सम्मान कालिदास ने अपने साहित्य में दिया वैसा सम्मान उसको कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि कालिदास के काव्य में जो अशोक के वृक्ष थे वो कैसे लगते थे। मैंने आपको वो लाइन बताई कि ये सुंदरियों के असिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों का कर्णा वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर कालिदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि कालिदास के काव्य में अशोक के जो वृक्ष थे वो सुंदर स्त्रियों के मधुर झनकार वाले नूपुरों से युक्त चरणों के कोमल आघात से खिलते थे। इसका क्या मतलब हुआ? ये मैंने कल जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था अशोक के फूल का तब बताया था कि आप चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे। अब वही प्रसंग यहाँ पर आ गया है जिसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस कि कालिदास के काव्य, जो कालिदास किस भाषा के कवि हैं? कालिदास संस्कृत भाषा के कवि हैं और कालिदास जी ने अपने साहित्य में इस चीज़ का वर्णन किया है कि जब अशोक के फूल का खिलने का समय आता था तो उसके वृक्ष के पास जो सुंदर स्त्रियां होती थीं, कल मैंने आपको बताया था कि जो सुंदर स्त्रियां विशेष करके रानी और अन्य सुंदर स्त्रियां वो पूरा 16 श्रृंगार करके और मधुर स्वर के झंकार वाले नूपुरों से युक्त होकर के अपने पैरों में वो महावर रचाती थी, सुंदर नूपुर पहनती थी, मतलब पायल पहनती थी जिनमें कि घुंघरू लगे होते थे, और उन चरणों के कोमल आघात से अशोक के पुष्प जो हैं वो पुष्पित पल्लवित होते थे। इसका यहाँ पर वर्णन है। और लेकिन ऐसी स्थिति अशोक के फूलों की इतनी सुंदर जो स्थिति है या इतना सुंदर जो उच्च स्थान है वो केवल कालिदास के ही काव्य में मिलता है। उसकी ऐसी सुकोमल सौंदर्य प्रेता और कहीं पर भी नहीं मिलती। समझ में आया? तो इस पैराग्राफ को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि जैसे अशोक को अपूर्व सम्मान किससे मिला, तो आप कहीं बताएंगे कि अशोक को अपूर्व सम्मान कालिदास से मिला, और किसके मृदु आघात से या कोमल आघात से अशोक के फूल फूलता था, तो सुंदरियों के असिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से अशोक जो है वो फूलता था। तो इस पैराग्राफ को आप दोबारा से ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कंटिन्यूएशन में बाकी पैराग्राफ बताऊंगी। थैंक यू।